तो वाकाटक राज्य की एक शासिका के तौर पर यह रूल करती है 390 से 410 ईस्वी तक। प्रभावती गुप्त ही वाकाटक राज्य की अगली शासिका होती है। इस दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। गुप्तों के द्वारा वाकाटकों के आधिपत्य क्षेत्र में कोई विघ्न नहीं डाला गया। उन्होंने अपने प्रभाव से अपने क्षेत्र का विस्तार अवश्य कर लिया था। महान सम्राट चंद्रगुप्त को अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ मालवा में एक लंबी अवधि के लिए रुकना पड़ा। अब चैप्टर आता है समुद्रगुप्त वाला भी एक, और इस बात की यह पुष्टि होती है कि उसने विदिशा उदयगिरी के निकट वीरसेन साव यानी कि एक गुफा लेख से इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। तो एक जो आर्त का अनर्थ आपके साथ किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की का, वो आप समझे आप। और चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते हैं विदिशा उदयगिरी, और उदयगिरी में उनका विश्वसनीय सेनापति था वीरसेन साव चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री तथा युद्ध शांति विभाग का एक अधिकारी हुआ करता था। इनका एक और सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था आरमाकर द्रव। ये लेख इसका प्राप्त होता है साची अभिलेख से। चंद्रगुप्त के समान सनकानिक महाराज उदयगिरी शिलालेख से गुप्तों के आधिपत्य की पुष्टि करते हैं कि हां, इन्होंने गुप्त राजाओं की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य प्रदेश से अगर देखें तो गोल्ड कॉइन हमें प्राप्त होते हैं। उनके कंधों पर दाहिने हाथ पर रखता हुआ एक युवा आकृति अंकित है। इससे प्रतीक होता है कि आकृति कुमार गुप्त की होगी, जो आगे आप पढ़ेंगे कुमार गुप्त को। और मालवा विजय के दौरान युवराज के रूप में उसने कार्य किया होगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का लड़का था कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले एक चैप्टर और आता है रामगुप्त का। तो सबसे पहले आपको रामगुप्त के बारे में समझ लेना चाहिए। खैर, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया, यहां पर पढ़ लिया आपने। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त रूल करता है, इसलिए आपको यही बताया जाता है। परंतु इस समय के लिए एक शासक और आता है रामगुप्त, बट अल्प समय के लिए। मूल जो ग्रंथ में उसका नाम विलुप्त हो चुका है, इसलिए इतिहास के पन्नों में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था एक वो दुर्लभ और कायर शासक था। तो इसके बारे में थोड़ा सा तो पढ़ लो आप, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न आया तो फिर क्या करोगे, वहां पर इधर उधर मुंह नहीं देखना है। ध्यान दे, आप C9 की क्लास में हैं, ध्यान दे आप योगेंद्र सिंह चौहान सर की क्लास में हो। और मैं नहीं चाहूंगा कि जब प्रश्न पूछा जाए तो आप इधर उधर गर्दन घुमाएं। चलिए, कंटेंट बार बार डिलीवर किया जाएगा और अच्छे तरीके से। समुद्रगुप्त के बाद बात हो जाए आप रामगुप्त की। हालांकि आपको चंद्रगुप्त के कुछ शॉर्ट कंटेंट मैंने आपको डिलीवर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में बिठा लो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को समझने से पहले समझ लिया जाए रामगुप्त को। तो रामगुप्त को समझो। कौन था रामगुप्त? देवी चंद्रगुप्त नामक एक नाटक से हमें यह विवरण प्राप्त होता है। याद रखिए, विशाखा दत्त का जो लिखा हुआ नाटक है, किसका? बार बार नाम याद दिलाएंगे, राइटर का, क्योंकि एग्जाम में राइटर का नाम भी आपसे पूछा जाता है। विशाख दत्त या विशाखा दत्त भी कई बार आपको पढ़ा दिया जाता, लिख दिया जाता है। और उस नाटक का नाम था देवी चंद्रगुप्त। यह नाटक था, और इससे ये हमें विवरण प्राप्त होता है कि जो चंद्रगुप्त था, रामगुप्त जो था, वह एक दुर्लभ शासक था। और किसी राजा से जब युद्ध छिड़ गया तो ये स्वयं अपने आप को भीषण उत्पत्ति से में फंस जाने के बाद अपनी प्रजा की रक्षा के लिए रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी यानी कि ध्रुव स्वामिनी को शक राजा के निवास पर भेजने को स्वीकार कर लेता है। परंतु उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त इस अपमान
को नहीं सह सका और अपने वंश तथा अपनी भाभी के सम्मान के लिए एक चाल चली उसने। वो चाल क्या थी समझे। वो स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में शक राजा के खेमे में पहुंचता है और उसकी हत्या कर दी। इस घटना से अगर आप देखें तथा प्रजा के दिल में चंद्रगुप्त द्वितीय की वाही वाही होने लगी और रामगुप्त को यह कहा गया कि तू तो दुर्लभ था जिसने तेरी खुद ने अपनी बीवी को किसी दूसरे के सामने परोस दिया था। तो चंद्रगुप्त क्या करता है कि ध्रुव देवी की दृष्टि में चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा बढ़ गई और रामगुप्त में अपकीर्ति उसको भुगतनी पड़ी, यानी कि उसको आप यहां पर दुष्परिणाम देखना पड़ा। दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया। चंद्रगुप्त का जीवन संकट में पड़ गया आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि अभी रामगुप्त शासक था और उसके कुछ मंत्री उसके काम कर रहे थे। तो अपनी रक्षा के लिए पागल होने का उसने बहाना किया। याद रखिएगा कौन सा गुप्त राजा पागल होने का बहाना करता है, तो था चंद्रगुप्त सेकंड। और इसी बहाने के दरमियान फायदा उठाकर रामगुप्त को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और ध्रुव स्वामिनी को अपनी रानी बना लिया, यानी कि पट रानी बना लिया। अब ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो हीरो बनकर तो गए थे, अच्छा काम किया कि एक शक राजा के पास जाने से पहले अपनी भाभी को बचा लिया। तो भाभी की इज्जत तो बचा लिया, इसके बाद भाभी के साथ शादी भी कर ली। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि एक बड़े प्रतापी राजा होंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। रामगुप्त के बारे में इसलिए आपको बताया कि इतिहास के पन्नों में रामगुप्त को लेकर बहुत कम जानकारी आपको प्राप्त हो पाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380-415 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर आसीन। कुछ दान पात्रों में या कह कि अभिलेखों में यह कहा गया कि समुद्रगुप्त ने उसे अपना अधिकारी चुना था, उत्तराधिकारी चुना था। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को चुन लिया था। तो इस तरह से एक नया राजा यहां पर रूल करने के लिए आता है। 380 से राज सिंहासन संभालते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आगे चलकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेंगे। एक संस्कृत का महान विद्वान कालिदास इनके दरबार में था। कालिदास के बारे में कई बार आपको पढ़ाया भी है और आपने कई बार पढ़ा भी होगा। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि लोक कथाओं में से प्रसिद्ध उज्जैनी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही था, परंतु इसे ठीक से प्रमाणित नहीं किया जा सका और अब ये वेरीफाइड हो चुका है, ये प्रमाणित है अब कि कालिदास जो था वो इन्हीं के दरबार में था। और विक्रमादित्य जो परमार थे उनके दरबार में कालिदास नहीं थे, क्योंकि विक्रमादित्य जो थे उनका कालखंड कुछ और था, यानी कि विक्रम संवत उन्होंने जो प्रसारित किया था उस समय पर थे, और कालिदास और इनका समय काल आएगा 5वीं से 6ठी शताब्दी का। और विक्रमादित्य का टाइटल इसलिए लगाया जाता था क्योंकि विक्रमादित्य परमार एक बड़ा नाम था और उनके नाम को हर कोई राजा अपने नाम के साथ लगाना चाहता था। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा तहसील के ग्राम सागौर के रोन और कुंडलपुर गांव में एक बहुत बड़ा जैनिज्म साइट है कुंडलपुर, और यहां पर गुप्त शैली के भग्न मंदिरों के अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे और गुप्त राजाओं के आधिपत्य की पुष्टि होती है। यहां से साकोर जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहां से 24 गोल्ड मुद्राएं प्राप्त होती है। इनमें 3 गुप्त राजाओं के नाम हैं। 8 सिक्कों में समुद्रगुप्त के मिलते हैं, 15 चंद्रगुप्त के, और एक कॉइन जो मिलता है वो संकनद गुप्त का मिलता है। एग्जाम में यह भी पूछा गया आपसे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही नागवंशी कन्या कुबेर नाग से विवाह किया था और उससे एक पुत्री निकलती है, प्राप्त होती है, जिसका नाम था प्रभावती, और इस तरह से अपनी पुत्री का विवाह करता है वाकाटाकों के साथ।
तो दो प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख और उसकी जो क्वाइन मिलती है उसमें उसके नामों के से उसको विशोभित किया गया है। देवश्री, विक्रमादित्य, प्रतिरथ, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, परम भागवत, अजित विक्रम या विक्रमांक आदि नामों से उसको अलंकृत किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में उसकी प्रथम जो कैपिटल हुआ करती थी वह पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का पटना, और सेकंड थी उज्जैनी। दोनों ही गुप्तकालीन शिक्षा के सबसे बड़े और प्रसिद्ध केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य जो कला कहलाता है वह स्वर्ण युग कहलाता है। इसने सिल्वर कॉइन का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था, जरूर याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, छनपक, अमर सिंह, सकू, बैताल, भट्ट, घटकपर, वारामीर और वरची। अब मैं किसी ज्यादा स्टोरी पे तो नहीं जाना चाहूंगा, बट ये 9 रत्न आप याद रख लीजिएगा। वारामीर एक बड़ा नाम है, कायता उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। शंकु जो आप 21 जून को पढ़ते हैं कि 90 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है और उसका अध्ययन उज्जैन में किया जाता है। और इसके बाद आप देखें तो तपनशीलता की एक और शुरुआत होती है और अंत तपनशीलता कहते हैं हम उसको। एक इतिहास या कहें कि विश्व का लंबा डे भौगोलिक घटना, एक ऐसी घटना जिसका अध्ययन शंकु यंत्र से किया जाता है, वो उज्जैन में लगा है। और इसी शंकु जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, इन्हीं के नाम से उस यंत्र का नामकरण किया गया है। तो कुबेरनाग से विवाह हो गया और कन्या होती है प्रभावती, जिसके बारे में आपने पढ़ाया। वाकाटाकों का सहयोग पाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान 399 और 412 ईस्वी भारत यात्रा पर आया। पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर छठी सदी ईसा पूर्व तक मध्य प्रदेश में उज्जैन अवंती एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र हुआ करता था और एक व्यापारिक मार्ग यहां से गुजरता था। चीनी यात्री फयान इस मार्ग की पुष्टि करते हैं। गोदावरी जो कि आधुनिक बैडन है, जिसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री के जो सोर्सेस होते हैं उसमें पढ़ा चुका हूं मैं आपको। महिष्मती, उज्जैनी, विदिशा और कौशाम्बी तक ये मार्ग जाता था। दूसरा व्यापारिक मार्ग मरकच यानी कि भड़ोज जो कि वर्तमान का गुजरात वाला पार्ट है, और गुजरात और सुरपारिक जो कि उज्जैनी से होकर मथुरा तक चले जाता था। तो आप ये याद रखें। एक ऐसा विवरण, एक ऐसा वैवाहिक संबंध जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं, या कहे तो उस राजवंश के बारे में इतिहास के पन्नों में आपको नहीं बताया गया। चलो वो भी लगे हाथ नोट कर लो, काम आएगा। आज आपका गुप्त एम्पियर पूरा खत्म करेंगे बेटा। 2 घंटे की क्लास हो जाए, 3 घंटे 4 घंटे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम तो पढ़ते रहना। कंदबक वंश, कंदबक वंश के साथ कौन से गुप्त राजा ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो तालकुंडा में एक अभिलेख मिलता है और इस अभिलेख से पता चलता है कि इनकी जो राजकुमारियां या कन्याएं थी वह गुप्त राजाओं के साथ बहाई गई थी, तथा क्षेमेंद्र की जो रचनाएं हैं उनमें इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कुंतल के शासक तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच एक मैत्री संबंध थे और वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण संबंध थे उस समय, या कह कि महत्वपूर्ण इनको माना गया था। चंद्रगुप्त ने शकों पर भी विजय प्राप्त की। मालवा, सौराष्ट्र और पश्चिमी पंजाब तक का जो पाट था, कुषाण अधिक शक्तिशाली थे और शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त के एक विशाल सेना का निर्माण करता है। पूरी तैयारी के साथ वह आक्रमण करता है। चंद्रगुप्त ने युद्ध तथा शांति मंत्री वीरसेन जो कि उदयगिरी की पहाड़ी में एक लेख से प्राप्त होता है, यह इसका नेतृत्व करता है। वीरसेन सम्राट के साथ स्वयं अभियान पर जाता है, यानी कि कौन जाता है? ध्यान दे, शकों पर विजय प्राप्त की है। चैप्टर बार बार याद दिला दूं, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं। कोई पहली दूसरी के बच्चे तो नहीं है आप कि बोर्ड पे मैं लिखूं कि लिखो लिखो बेटा ये अनार का है, ये आम का है, ई का है।
ई ओ ओ ओ नहीं करना है आपको। जितना कंटेंट बोला जा रहा है उतना नोट कीजिए आप। सको पर विजय, लाइन आप दे सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। और क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसे शासक थे भारतीय साम्राज्य पे, अखंड भारत के भीतर, जो नाम मात्र की गुप्त सम्राट की प्रभुता या कह कि सब प्रभुता को एक्सेप्ट करते थे। इसमें मालवा और सौराष्ट्र जो कि वर्तमान का जो गुजरात वाला पार्ट है, और पश्चिमी पंजाब और के कुछ कुषाण राजा हों, ये शक्तिशाली थे। शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करता है चंद्रगुप्त, अपने मंत्री को बुलाता है, वीरसेन साहब को। वीरसेन इसका नेतृत्व करता है और वीरसेन के साथ स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय भी इस अभियान में जाता है। इस लेख से पता चलता है कि विदिशा के मार्ग से गुप्त सेनाओं ने प्रयाण किया, यानी कि यहां से निकली थी। कहां से निकली थी? विदिशा से निकली थी। जय हो गुप्त सम्राट महाराजा की जय जयकार कैसे नारे लगाए होंगे आप, कौन सा नारा लगाए वो मत पूछना, है ना। तो युद्ध में क्षत्रप रुद्र से तृतीय हारा और मारा गया। चंद्रगुप्त की यह विजय हर दृष्टिकोण से एक निर्णायक सिद्ध हुई। मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र जो था वह गुप्त वैदेशिक दोनों प्रकार से व्यापार के लिए प्रोत्साहन यहां पर मिलता है, और पश्चिमी समुद्र तट के व्यापारिक नगर तक और बंदरगांव तक गुप्त राजाओं का अधिकार हो गया। यानी कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, आप गुप्त साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस दृष्टि से यह विजय भी आपको लिखनी होगी, याद रखना होगा। बग यानी कि पूर्वी बंगाल विजय भी इसने प्राप्त की है, और भी बहुत सारे गणराज्यों पर इसने अपना अधिकार प्राप्त किया है। तो चंद्रगुप्त के बारे में इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। ये कंटेंट बढ़िया है, इतने में आपका काम चल जाएगा, हो जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कुमारगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त 415 455 ईस्वी ये सिंहासन पर बैठते हैं अपने पिता के कुशल साम्राज्य को बचाने के लिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त आ गया, और कुमारगुप्त की माता का नाम ध्रुव देवी था, यानी कि किसकी लड़की थी, किसकी वाइफ थी? पहले तो रामगुप्त की थी, है ना। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त होते हैं, ये जरूर याद रख लीजिएगा। कुमारगुप्त के प्रथम अभिलेखों और मुद्राओं से हमें यह ज्ञात होता है कि उसने कई उपाधियां धारण की थी। महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र कर्मा, आदित्यवर्मा, महेंद्र गुप्त, गुप्त कुल व्योम आदि उपाधियां इसने प्राप्त की। और इसके समय पर मयूर आकृति के सिल्वर कॉइन चले थे। याद रखना है, मयूर आकृति के जो सिल्वर कॉइन का प्रचलन हुआ था वह कुमारगुप्त के समय काल पर हुआ था। संकनद गुप्त, सागर एरन में घटोत्कच जो कि गुप्त संवत सम्राट का पुत्र व भाई था, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं पहले भी। उसका ये एरन तक का साम्राज्य था जो तुबैन तक फैला हुआ था। सम्राट के अन्य सामंत बंधु वर्मा जो कि दसपुर मंदसौर पर शासन करता था। कुमारगुप्त के राज्य में अंतिम वर्षों पर, अंतिम दिनों में या कहें कि भारतवर्ष पर हुनों के आक्रमण प्रारंभ हो गए। कुमारगुप्त के बेटे संकनद गुप्त जो कि 455 से लगाकर 467 ईस्वी तक रूल करता है, और ये हुनों का मुकाबला करने में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करता है और हुनों को पराजित कर देता है और अपने साम्राज्य को नष्ट होने से बचा लेता है। फिर हुनों का रीअटैक, और इस समय यहां पर रूल कर रहे हैं बुद्धगुप्त जो 477 से लगाकर 500 ईस्वी तक ये गुप्त राज्य में सम्मिलित था, यानी कि एरन वाला पार्ट। और एक अभिलेख प्राप्त होता है, ये 484 485 ईस्वी का होता है। इस अभिलेख में बुद्धगुप्त के शासनकाल में गुप्त वंशीय मातृ विष्णु और उसके छोटे भाई धनंजय विष्णु और भगवान विष्णु के समान एक ध्वज बनाने का उल्लेख मिलता है। ये कहां पर मिलता है? एरन में मिलता है। ध्यान दे, बुद्धगुप्त ये वो थे जो आपके नालंदा में रूल करते थे, पाटलिपुत्र पे भी रूल करते थे, ये कुछ समय के लिए करते हैं। और जो वारामिहिर है वह इन्हीं के समय काल पर वहां पहुंचते हैं। उज्जैन वाले जो वारामिहिर है ना,
कायता के जो ज्योतिषाचार्य गणितज्ञ। और इससे पता चलता है कि बुद्धगुप्त के सामंत के रूप में महाराजा सुरमी चंद्र कालिंदी यमुना के तट का राजा नर्मदा के बीच का प्रदेश का शासक था। बुद्धगुप्त के समय बुंदेलखंड रीवा क्षेत्र नर्मदा तट आदि क्षेत्रों में महाराजा की उपाधि धारण करने वाले अनेक छोटे छोटे शासक हो चुके थे। शंकरनाथ गुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील यानी कि गुजरात में जो बनी हुई है उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, जीर्णोद्धार करवाया और उस समय यहाँ पर पन्नदत्त यहाँ का शासक हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। शंकरनाथ गुप्त के अंतिम प्रतापी शासक था और शंकरनाथ गुप्त ने देवराज, विक्रमादित्य, कर्मादित्य आदि की उपाधियां धारण की और इसके बाद से गुप्त साम्राज्य विखंडित होने लगता है, बिखरने लगता है। और आप देखेंगे यहां पर हुन शासक तोरनमाल जो कि 5वीं शताब्दी में फिर अटैक करता है और पंजाब से आगे बढ़कर पश्चिमी मध्य भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लेता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले एरन तक के पहुंच जाता है। इसकी पुष्टि एरन में जो प्राप्त होती है विष्णु की वारा अवतार की मूर्ति पर एक लेख लिखा गया है, उत्कीर्ण किया गया है, उससे हमें प्राप्त होता है। एरन में गुप्त सम्राट भानुगुप्त के राज्यकाल गुप्त संवत यानी कि गुप्त संवत की बात करें तो 191 और ईस्वी की बात करें तो 511-512 ईस्वी। मरण उपरांत यानी कि एक भयानक युद्ध होता है जिसमें अपने पराक्रम के लिए विख्यात गोपराज ने भानुगुप्त का साथ दिया और युद्ध में लड़ते हुए मारा गया और यह बनता है विश्व का प्रथम सती अभिलेख। उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो जाती है। लगभग 515 ईस्वी में तोरनमान का पुत्र मिहिर कुल उसका उत्तराधिकारी बनता है और आगे चलकर ये ग्वालियर पर रूल करता है। 530 ईस्वी से अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि इसने ग्वालियर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। मिहिर कुल शिव का उपासक था। ग्वालियर अभिलेख में बताया गया कि मिहिर कुल ने सूर्य का एक मंदिर बनवाया जो सूर्य का एक उपासक भी था। ये मिहिर कुल की सफलता स्थायी नहीं रही और इसी के समय मालवा का जो यशोधर्मा था और मगध के नरसिंहगुप्त बलादित्य ने 530 ईस्वी में इसको आसपास या कहीं किस समय पर इसको परास्त कर दिया था। बाद में मिहिर कुल का राज्य कश्मीर, गांधार, सिंधु नदी और पश्चिमी कुछ का जो पार्ट है पश्चिमी भूभाग वाला वहां तक सीमित हो जाता है। गुप्त राजवंश के पतन के कारण इस समय राज्य में छोटे छोटे राजवंश थे। प्रवर्तित गुप्त राजा, मोखरी राज्य है ना, मंसूरवाला पाट, मैत्रिक राज्य और वर्धन राजा। ओलिकर वंश मालवा में यशोधर्मन ने एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर लिया था। परिवारचक उच्चकलव राजवंश भी उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में गुप्तों ने अनेक पुरातात्विक अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं उस समय के। जबलपुर के तिगवा मंदिर, बघेलखंड के नागौद का भूतपूर्व और भुमरा का शिव मंदिर, अजयगढ़ पन्ना का नाचना कुटार जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पार्वती मंदिर, सांची का बुद्ध मंदिर, नागौद का खोग्राम में शिव मंदिर और गुप्त काल के ये बड़े ही फेमस मंदिर थे। गुप्त काल चित्रकला के नमूने धार जिले की बाग गुफाओं से मिलते हैं। इन गुफाओं की तुलना अजंता चित्रों के समान की जाती है। ओनली पीसीएस जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। सटीक जानकारी जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों के सौंदर्य का एक आदित्य वर्णन वहां पर देखने को मिलता है। आइए आप एक ऐसी जानकारी चीनी यात्री फयान की जिसके बारे में आप बहुत कम पढ़ पाते हैं। चलिए तो फयान के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं किस तरह से फयान भारत के अंदर प्रवेश करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत की यात्रा करता है। यह एक बौद्ध भिक्षु था। उसका जन्म जो है चीन के, जन्म कहां हुआ इसका, चीन के बुयंग
नामक स्थान पर हुआ और उसका जो प्रारंभिक नाम था वह कुंड था, यानी कि इसका जो वास्तविक नाम था, क्या था? वास्तविक नाम कुंड, वास्तविक नाम कुंड था, यानी कि प्रारंभिक नाम। चीनी भाषा में फा का अर्थ क्या होता है यह भी आपको समझना होगा। चीनी लैंग्वेज में फा का अर्थ होता है धर्म, और हयान जो है यानी कि हियान का अर्थ होता है आचार्य। और इन दोनों को मिलाकर एक नाम बन जाता है फयान, यानी कि धर्माचार्य। सन 399 ईस्वी में यह भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान करता है चाइना से। बौद्ध तीर्थ स्थलों की दर्शन की यात्रा इसकी बड़ी रोचक यात्रा होती है। इस यात्रा के दरमियान इसने अनेक कष्ट सहे। बुद्ध देव की पवित्र जन्मभूमि भारत पहुंचता है। पूरी यात्रा में इसको 15 वर्ष लगे, यानी कि पूरी यात्रा इसकी कितने वर्षों में हो रही? 15 वर्ष में। इसमें से भारत में इसने कितने साल बिताए? भारत में इसने 6 वर्ष, भारत में 6 वर्ष बिताए। और यहां भारतीय लोगों की जीवन शैली वगैरह को देखकर गोबी रेगिस्तान, खोदान, पामीर को पार करता हुआ यह भारत में प्रवेश करता है। यानी कि किस तरह से पहुंचता है, इसको पहुंचने के आने के रास्ते को आप समझे कुछ इस तरह से। अगर ये नोट कर लिया हो तो फटाफट में। चलो अब करते हैं, इंडिया का मानचित्र बनाते हैं ताकि भारत आने का इसका मार्ग खुलेगा। देखिए, चीनी यात्री फयान चाइना से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, यानी कि ये वाला चीन वाला पार्ट है आपका, ये चीन है ना। यहाँ से चला, ये चाइना से चला। तो देखिए, अब आप पामीर का पठार वगैरह सब पढ़ते हैं, है ना। गोबी रेगिस्तान आप पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट पड़ेगा आपको। खोदान, खेतान जिसको बोलते हैं, खोतान, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से नीचे घुसता है ये, पामीर पठार को पार करते हुए आता है पामीर को, यानी कि ऊपर लिख लीजिएगा, है ना, मैप पैमाने पे नहीं है। और इस तरह से ये भारत में प्रवेश करता है और गांधार पहुंचता है। गांधार पहुंचने पर ये आगे बढ़ता है और आगे पहुंचने पर ये पेशावर पहुंचता है। पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाला इतना पता होगा। पेशावर से पहुंच जाता है तक्षशिला, और सिंधु नदी को क्रॉस करता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और यहां से पहुंचता है ये मथुरा, और यहां से ये आ जाता है हमारा उज्जैन, मालवा, यानी कि मध्य प्रदेश में। और वहां से ये कन्नौज होता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचता है। मालवा से कहां पहुंचता है? कन्नौज, और कन्नौज से पहुंच जाता है पाटलिपुत्र। मैप अच्छे से क्रिएट कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। और वहां उसने पाटलिपुत्र में 3 साल बिताए। ताम्रलिखित बंदरगाह से, ये ताम्रलिप्ति नामक एक बंदरगाह जो था, तो सॉरी माफ करना, ताम्रलेख का बार-बार नाम आ जाता है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जहाज में सवार होकर ये लंका जावा, यानी कि श्रीलंका और जावा द्वीप जो है वहाँ के लिए भ्रमण के लिए पहुँचता है और अपनी जन्मभूमि को लौट गया है। तो इस तरह से चीनी यात्री फयान की हमें एक सटीक जानकारी प्राप्त होती है, या कहें कि उसके कुछ समय बिताया हुआ मध्य प्रदेश वाला पार्ट भी हमें देखने को मिलता है। 6 वर्ष भारत में उसने बिताए यहाँ पर। तो इस तरह से एक शानदार यात्रा चीनी यात्री ने की थी भारत की।
वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फयान ने 3 वर्ष मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बिताए। कितने वर्ष? 3 वर्ष, जो शुरू में भी मैंने आपको लिखाया। पाटलिपुत्र में 2 विहार थे। उस समय 2 विहार हुआ करते थे, एक महायान और हीनयान संप्रदाय का। कहां पर? पाटलिपुत्र में। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। इनमें 700 विद्वान भिक्षु रहते थे। भिक्षु यहां पर रहते थे। दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ये चीनी यात्री फयान बता रहा है हमें। उस समय तक अशोक का यहां पर महल भी बना हुआ था, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। मगध के निवासी सुख और समृद्धि का जीवन बिता रहे थे। धर्मदान कार्य बड़े जोर शोर से चल रहे थे यहां पर। तो इस तरह से बड़े बड़े चिकित्सालय भी यहाँ पर निर्मित किए गए थे और हर प्रकार की सहायता के लिए यहाँ पर एक निःशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी लोगों को। औषधि, पेयजल सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाएं आप देखें तो उस समय पाटलिपुत्र में मौजूद थी। प्रशासन और न्याय जो भारत सरकार अपनाती है वो पाटलिपुत्र से हमारी चलती है। फयान ने राजा की उदारता और न्यायप्रियता या कहें कि न्यायप्रियता और सुयोग्य शासन व्यवस्था को मुक्त कंठ से प्रशंसा की, यानी कि खुलकर कहा है। प्रजा सुखी थी। राज्य की भूमि जोतने वालों के उपज को एक बड़ा भूभाग दिया जाता था। आप अच्छे से खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्युदंड का विधान ना था, यानी कि मृत्युदंड की यहां पर कोई भी परंपरा नहीं थी। बार बार अपराध करने वाले अपराधी को एक हाथ काट दिया जाता था, यह जरूर था। यानी पहले बार तो समझा दिया जाएगा, अगर बार बार अपराध करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है आपका। राज्य के मुख्यमंत्रियों को नियमित समय पर वेतन भी प्रदान किया जाता था। तो इस तरह से प्रशासन और न्याय की व्यवस्था जो है वह देखने को मिलती है चीनी यात्री फयान के समय। खान पान की भी चीनी यात्री फयान ने बात की है। चलो खान पान की बात करते हैं। अब देखो खान पान की देखो तो खान पान यानी कि खाने पीने की क्या चीज़ें थी। लोग सुरापान करते थे और ना भोजन के लिए पशुओं का वध, ठीक है, यानी कि पशु का वध यहाँ पर नहीं किया जाता था। नॉनवेज का कोई सिस्टम नहीं था। जो चांडाल हुआ करते थे वे केवल मांस, प्याज तथा लहसुन खाते थे और इन लोगों को पाटलिपुत्र से बाहर रखा जाता था, इतना जरूर याद रखना। और नगर में आते समय इनको ये बता दिया गया था कि लकड़ी खटखटाते जाते थे जिससे लोग सावधान हो जाए और उनको छुए ना। फयान ने यह भी लिखा है कि इस देश में लोग ना सुअर रखते हैं और ना मुर्गी पालते हैं और ना पशुओं का व्यापार करते हैं। ये चीनी यात्री फयान का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो गुप्त राजाओं में इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। आप बारी आ जाती है कुमार गुप्त के बारे में आपको पढ़ा दिया, संगनत गुप्त के बारे में आपको बता दिया, हुनों पर विजय किस तरह से उसने प्राप्त की उसके बारे में भी आपको विवरण दे दिया है। अब हम चर्चा करेंगे गुप्त राजाओं के समय पर उन साहित्य कृतियों की जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है और वहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कौन सा आर्थिक जीवन में उनके लिए महत्वपूर्ण था वो हम समझेंगे। कौन सा साहित्यकार इनके समय पर था, सिंह वगैरह इनके भी विवरण प्राप्त होते हैं। देखिए मैं कहूँगा कि अभी बस आप इतना पढ़ लीजिएगा। दास प्रथा क्या हुआ करती थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पौराणिक धर्म के महत्व भी जब एक अगला चैप्टर आएगा, जब आप मेंस की तैयारी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर बस इतना समझे आप, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो गुप्त काल की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो सुदर्ग, कालिदास का तो बता दिया आपको,
गुप्त काल की रचना है। देखो कुछ कुछ हाईलाइट नाम लिख लीजिए आप। शूद्रक, शूद्रक की मृच्छकटिक, ये एक नाटक है। इसमें गुप्त राजाओं का विवरण विशाखा दत्त का बता दिया आपको, है ना। भारशिव, ये है रावण वध। भट्ट, भारशिव का कीर्तिवीर अर्जुन, सॉरी इसका कीर्तिवीर अर्जुन, है ना। किरात अर्जुन्य, किरात अर्जुनियम, ठीक है। और तीसरा है आपका भट्टी, इसका आएगा रावण वध, रावण वध। चौथा है आपका विष्णु शर्मा, यानी कि पंचतंत्र गुप्त राजाओं के समय पर लिखा गया। तो ये महत्वपूर्ण नाम है, लिख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आप आंसर कर दीजिएगा। महाभारत और रामायण इसी कालखंड पे लिखे गए हैं, यानी कि गुप्त राजाओं के कालखंड पे इनकी रचना को लिखा गया था। तो चलिए, तो इस तरह से गुप्त राजवंश यहाँ पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।